भाई सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम अकाउंट्स ऑफ कंपनी जो हमारा चल रहा था लॉ के अंदर रिवीजन, और 132 तक हम कर चुके थे, 133 तक हम कर चुके थे। आज 134 से लेकर आखिरी अंत तक हमें अंजाम तक इसे पहुंचाना है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला सेक्शन आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सेक्शन 134, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड्स रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। सबसे पहली बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनके ऊपर साइन कौन करेगा? देखो, जब सीए फाइनल के अंदर ये चैप्टर हुआ करता था तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था। ये और बात है कि जब से ये सीए इंटर में आया है 5-6 अटेम्प्ट हो गए, अभी तक एक बार भी नहीं पूछा, तो ध्यान रखना। और मैं जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, पहले दो चीजें, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दे रहा हूँ हर हालत में संडे तक कंप्लीट हो जाएगी पूरी लिस्ट 100 क्वेश्चंस की, उसके अंदर भी इस पे क्वेश्चन जरूर होगा। और दूसरी बात, इस 21st को जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं, 21st को 50 मार्क्स का टेस्ट है। प्लीज 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 जरूर देना। और ये टेस्ट 1-on-1 चेक मेरे से ही होगा, आपका 1-to-1 चेकिंग आपकी मेरे थ्रू ही होगी, ताकि एग्जाम में जाने से पहले जो लास्ट सॉर्ट ऑफ कमेंट है वो मैं पास कर सकूं। ठीक है, चलिए जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सबसे पहले किसके साइन होने चाहिए? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर शेल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि पहली बात तो इसे अप्रूव किया जाना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पर साइन कौन करेगा इसे? तो पहले अप्रूव कर लो, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर साइन करना। अब यहाँ पर दो में से कोई एक ऑप्शन अपना लो। पहला, या तो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी के साइन ले लेना अगर उसे बोर्ड ने ऑथराइज किया है, या फिर कोई दो डायरेक्टर्स को कह देना साइन करें, जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होने चाहिए इफ एनी, अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो। ठीक है ना, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो साइन ले लेना, नहीं तो दो डायरेक्टर, या तो चेयरपर्सन साइन करेंगे या दो डायरेक्टर साइन करेंगे। तो ये तो हो गया दो में से एक ऑप्शन। अब आता है एंड के ऑप्शन। एंड सीईओ के साइन कर लेना अगर हैं तो, सीएफओ के साइन लेना अगर हैं तो, कंपनी सेक्रेटरी के साइन ले लेना। ठीक है ना, तो अगर ये तो तब होंगे सीईओ सीएफओ अगर हैं तो इनके साइन जरूर लेने हैं, मतलब ये कंपलसरी, अगर वो हैं तो इनके साइन लेने ही लेने हैं वेरेवर दे आर अपॉइंटेड। ठीक है, अब 1% कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 1% कंपनी में इतने सारे लोग थोड़े ना होंगे, तो 1% कंपनी में क्या होगा? ओनली बाय वन डायरेक्टर। कौन साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? ओनली बाय वन डायरेक्टर फॉर सबमिशन टू द ऑडिटर, ताकि ऑडिटर को भेजा जा सके फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि चल बेटा चल, अब तू अब इस पे अपनी रिपोर्ट बना के हमें भेज दे। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, तो ये हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करने की बात। अदर एस्पेक्ट्स, देखो जी, ऐसा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में ऑडिटर रिपोर्ट भी अटैच होती है। जब मेंबर्स को भेजी जाएगी ना सेक्शन 136 में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती। अगर पार्ट होती ना तो वर्ड लिखा होता अनेक्स्ड, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लगती है तो वर्ड क्या आया है? अटैच। ठीक है, फिर कहता है साइंड कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल बी इशूड, सर्कुलेटेड एंड पब्लिश्ड अलोंग विद द कॉपी ऑफ। हाँ जी, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी जब ये सर्कुलेट की जाएगी तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसके साथ में होगी, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी इसके साथ में होगी, बोर्ड की रिपोर्ट भी इसके साथ में होगी, और जो भी नोट्स होते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट्स, वो भी इसके साथ में होंगे। तो जब भी किसी को भी सर्कुलेट करनी होंगी तो ये सारा कॉम्बो बनेगा, पूरे का पूरा कॉम्बो, जिसको आप इकट्ठा करके एनुअल रिपोर्ट कहते हो कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, चलिए जी। फिर हमने कहा बोर्ड की रिपोर्ट के कंटेंट क्या है। हाँ जी, बोर्ड की रिपोर्ट में क्या क्या आता है? वैसे तो बहुत चीजें आती हैं, आपके लिए शायद सारा पॉसिबल में ना हो याद करना, बट कोई भी, आज तक तो नहीं पूछा गया, बट फिर भी 6-7 पॉइंट याद जरूर कर लेना। फॉर एग्जांपल, जो जो आपके सिलेबस में है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक्सट्रैक्ट यानी कि पोर्शन आता है एक एनुअल रिटर्न का, जो कि सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न की बात है, उसका एक पोर्शन आता है। दूसरा, कितनी मीटिंग साल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने की हैं, इसकी डिटेल्स आती है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आपके सिलेबस में ही अभी हम बात करेंगे, वो आती है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ऑडिटर ने कंपनी के अंदर फ्रॉड वगैरह पकड़ा है, तो फिर इसकी डिटेल आएगी, डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रॉड जो कि ऑडिटर ने 143 में रिपोर्ट किए हैं, उनको छोड़ के अदर देन दोस व्हिच आर रिपोर्टेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होते हैं वो तो हो चुके होंगे, जो अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होते हैं फ्रॉड, मतलब जो ऑडिट कमेटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछे जाते हैं, उन रिपोर्ट की, उन फ्रॉड की इंफॉर्मेशन दीजिए।
फिर जो अगर ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ नेगेटिव रिमार्क हैं, तो फिर उनके ऊपर क्या कमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो भी लिख दीजिए। चाहे ऑडिटर की रिपोर्ट पे हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी की रिपोर्ट पे हो, जो उसने सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर लिखा है। ठीक है। फिर ये बताइए कि पार्टिकुलर्स ऑफ द लोन गारंटी और इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने किया है अंडर सेक्शन 186, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ना चाहो तो ये पॉइंट छोड़ सकते हो। फिर रिलेटेड पार्टीज की डिटेल बताइएगा अंडर सेक्शन 188 में जिनके साथ ट्रांजैक्शन हुई हो, इसे भी छोड़ सकते हो, नहीं है रेलेवेंट आपके लिए। फिर स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिजनेस के बारे में जरूर कमेंट देना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। फिर कितना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व्स में ट्रांसफर किया गया, उसके बारे में भी बताइए। फिर कितना अमाउंट डिविडेंड के रूप में रिकमेंड किया गया, ये भी बताइए। फिर मटेरियल चेंजेस अगर कोई हुए हैं, कहां से लेकर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से लेकर रिपोर्ट बनने तक अगर कोई बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, AS4 होता है ना, तो फिर वो भी बता दीजिएगा। फिर कंपनी ने क्या कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है जिससे कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन हो सके, एनर्जी सेविंग हो सके, या फिर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड नई नई अर्निंग हो सके। अगर याद कर सकते हो कर लेना, वरना इसे भी छोड़ देना, 6-7 पॉइंट तो वैसे ही बन जाएंगे। फिर अब कंपनी की पॉलिसी क्या है जो कि कंपनी ने बनाई है एंड इंप्लीमेंट की है इन रिलेशन टू द CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, तो कोई 6-7 पॉइंट आप ध्यान रख लेना। फिर आगे पॉइंट कहता है एवरेज बोर्ड्स रिपोर्ट फॉर द 1% कंपनी एंड द स्मॉल कंपनी। देखो जी, 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी में इतना देके क्या करोगे, तो वहां पर बहुत ही रेलेवेंट पोर्शन आता है इनमें से, तो उसे कहते हैं रिपोर्ट को संक्षिप्त रिपोर्ट, यानी कि एवरेज रिपोर्ट। तो एवरेज रिपोर्ट 1% कंपनी में और स्मॉल कंपनी में आएगी, और इसमें क्या कहा जाएगा, कहता है जी बोर्ड रिपोर्ट ऑफ द 1% कंपनी एंड द स्मॉल कंपनी शैल बी बेस्ड ऑन अ स्टैंड अलोन, मतलब उन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बनेगी, कंसोलिडेटेड तो होंगे नहीं यहाँ पर, विच शैल बी इन द एवरेज फॉर्म। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। पहली बात, वेब एड्रेस बताया जाएगा जहां पर कंपनी की सेक्शन 92 के अंदर एनुअल रिटर्न आप लोगों ने अपलोड की है उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगली बात, एक्सट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, केवल लिंक दे दिया जाएगा बस। कितनी मीटिंग्स बोर्ड की हुई हैं, ऊपर जैसे ही। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बिल्कुल ऊपर जैसे ही। फिर वही फ्रॉड जो ऑडिटर ने रिपोर्ट किए हैं बिल्कुल वही वैसे ही। फिर जो ऑडिटर, फिर जो मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन और कमेंट हैं बिल्कुल जैसे ऊपर आए थे। फिर स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी, फाइनेंशियल समरी के हाइलाइट्स, ये एक नई चीज आ गई। और फिर एक और नई चीज है कि डायरेक्टर्स जिनको ड्यूरिंग द ईयर अपॉइंट किया गया है या फिर जो रिजाइन करके गए हैं, और डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट मटेरियल ऑर्डर पास्ड बाय द रेगुलेटर और कोर्ट और ट्राइब्यूनल इंक्लूडिंग, जो कि इंपैक्ट कर रहे हैं एंटिटी के गोइंग कंसर्न स्ट्रक्चर्स को या फिर कंपनी के ऑपरेशन को। अगर कोई इस तरीके का ऑर्डर पास हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, फॉर एग्जांपल ट्राइब्यूनल ने कहा कि आपकी इकलौती फैक्ट्री जो है वो बंद कर दो, बंद हो गई तो कंपनी बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इकलौता जो आपका जो रिटेल आउटलेट है वो बंद कर दो, तो फिर ये तो मतलब कंपनी के गोइंग कंसर्न पे दिक्कत है ना। तो अगर इस तरीके का ऑर्डर कोई पास हुआ है किसी कोर्ट के द्वारा, किसी रेगुलेटर के द्वारा, तो उसके बारे में भी बताओ। चले, दोनों ही बोर्ड रिपोर्ट में एक चीज कॉमन आई है, वो आई है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। नाम से पता लगता है कि डायरेक्टर यहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से निभाई। अच्छा, किस तरीके की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है जरा ये भी बता दीजिए। वो कहेंगे कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से निभाई है इन द प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट, द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड have been followed along with the proper explanation अगर डिपार्चर हुआ है। यानी कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर ये क्या कहेंगे, ये डायरेक्टर बताएंगे कि देखो हम मम्मी कसम खा के कह रहे हैं कि हमने एनुअल अकाउंट्स बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन किया है प्रॉपर तरीके से, और अगर कहीं पे भी उन एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिपार्चर हुआ है तो उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों हुआ है। सेकंड, हमने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अपनाई थी उनको कंसिस्टेंटली अप्लाइड किया है, मतलब कोई चेंज नहीं किया उनमें, और हमने जो भी जजमेंट एंड एस्टिमेट्स दिए हैं दे आर रीजनेबल। जजमेंट एंड एस्टिमेट्स फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हमने बताया है एकदम रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारे डेटर पैसा नहीं दे रहे और फिर भी हम बैड डेट्स नहीं बना रहे, नहीं, हमने बनाए हैं बैड डेट्स और रीजनेबल बनाए हैं, इसे कहते हैं एस्टिमेट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, डायरेक्टर ने प्रॉपर केयर एंड सफिशिएंट केयर की है फॉर
फॉर किस लिए, मेंटेनेंस ऑफ द एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड एंड अदर इरेगुलरिटीज। मतलब हमने सारे स्टेप्स जो भी जरूरी होते हैं वो लिए हैं ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सलामत रखा जा सके। मतलब उनके प्रॉपर बैकअप लिए गए हैं, उनके लिए प्रॉपर सर्वर स्पेस खरीदा गया है, एंड कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी मतलब सिस्टम के अंदर केवल ऑथराइज लोग ही जा सकते हैं, कोई और उसे अनऑथराइज व्यक्ति सिस्टम में एंट्री नहीं पास कर सकता। इसका भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। डायरेक्टर ने जो एनुअल अकाउंट्स बनाए हैं वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे बनाए हैं, मतलब हमारी गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे सर्वाइवल पे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, डायरेक्टर्स ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, डायरेक्टर्स ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लेट डाउन किए हैं और इन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को पालन भी किया गया है। फॉर एग्जांपल, कंपनी में अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा है तो अकाउंटेंट के साइन होंगे, 50 लाख से ऊपर खर्चा है तो सीनियर अकाउंटेंट के, 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा है तो सीएफओ के, और 5 करोड़ से ऊपर खर्चा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन होंगे, और 10 करोड़ से ऊपर मेंबर्स के साइन होंगे जनरल मीटिंग के अंदर। दिस कॉल्ड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की पूरी पॉलिसी लेट डाउन की है और उसको फॉलो भी किया है। नेक्स्ट, हमने वो तरीका अपनाया है जिससे कि हम ये इंश्योर कर सके कि जितने भी कानून हमारे ऊपर लग रहे हैं हमने उन सब का प्रॉपर तरीके से पालन किया है। आइए एक बार दोबारा से डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट गो थ्रू करते हैं। पहला, एनुअल अकाउंट बनाते हुए जितने एप्लीकेबल स्टैंडर्ड हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमने उनका ढंग से पालन किया है, और अगर नहीं किया तो क्या रीजन रहा उनके डिपार्चर का वो बताना है। हमने ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिलेक्ट किए हैं उनको लगातार अप्लाई भी किया है। हमने जो जजमेंट दिए हैं या एस्टिमेट्स दिए हैं दे आर आल्सो रीजनेबल। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टर ने प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर किया है किस लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए कि कोई भी एरर और फ्रॉड का इंसिडेंस वहां पर ना हो, मतलब कोई अनऑथराइज एक्सेस व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर सकता। हमने एनुअल अकाउंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया है। लिस्टेड कंपनीज के केस में ध्यान रखना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमने लेट डाउन किए हैं और हमने ये भी मेक श्योर किया है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर है। डायरेक्टर ने ऐसा सिस्टम डिवाइस किया है जो कि इंश्योर कर सके कि कंप्लायंस हो रहा है, जितने भी एप्लीकेबल कानून जो कि इस एंटिटी के ऊपर लगते हैं उन सभी कानूनों का प्रॉपर पालन हो रहा है। अभी हमने सबसे ऊपर बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइनिंग की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में मैंने कहा जब भी सर्कुलेट होगा तो क्या क्या सर्कुलेट होता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, एक और चीज थी बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट, यस, ये किसकी रिपोर्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जिसके कंटेंट भी हमने देखे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइनिंग तो हमने देख ली, अब सवाल उठा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट पे किसके साइन होते हैं। चलिएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल वही है, पहला याद करिएगा चेयरमैन के, अगर उसे ऑथराइज किया गया है, और अगर नहीं किया गया तो 2 डायरेक्टर जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए, और बाय द डायरेक्टर वेयर देयर इज 1 डायरेक्टर, ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है 1% कंपनी में, यानी कि 1% कंपनी में एक डायरेक्टर के साइन होंगे जहां पर एक ही डायरेक्टर है तो। ठीक है जी, तो ये हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के साइनिंग के बारे में। कॉन्ट्रवेंशन इसकी करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है मेरा अगला सेक्शन कॉल्ड एज सेक्शन 135। ये बच्चों की दुखती रग है 135। अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके 2-3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे डाले हैं। प्लीज उन 2-3 क्वेश्चन को जरूर करके जाना, मगर इस रिवीजन क्लास को सुनने के बाद 22 से लेकर 22 ऑफ अप्रैल से लेकर 22, 23, 24, 25 तक, 25 तक मैं सारे 100 क्वेश्चंस की वीडियो भी डिस्कस करूंगा, A to Z सारी वीडियोस भी आ जाएंगी उनकी। चलिए आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सवाल उठा जब भी आप आएगा ना क्वेश्चन इसका 135 का, बस एक चीज समझ लेना कि एक चीज आपको लिखनी है, वो क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 रेड विद द कंपनीज CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लिख देना, पॉलिसी रूल्स 2014। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट लिख के आना जब भी 135 पे क्वेश्चन आए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। पहली बात, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको CSR बनाना जरूरी है, सबसेक्शन कुछ नहीं याद करना। हाँ जी, CSR कौन कौन सी कंपनियों के ऊपर ये सेक्शन लगता है। पहली बात, एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, कब, एकदम पिछले फाइनेंशियल ईयर में,
तो फिर उनको फिर 2% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? नहीं, बात ही नहीं है 2% की, उन्हें CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। यानी कि हर वो कंपनी जिसके ऊपर ये सेक्शन लग रहा है, जिसके ऊपर भी ये सेक्शन लग रहा है, उसको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। सेक्शन कब लगेगा? 3 फैक्टर डिसाइड करेंगे, नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट। नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। ठीक है, आगे CSR कमेटी में कौन आएंगे? CSR कमेटी में 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर आ सकते हैं, जिनमें से एक जो डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर होना चाहिए। परंतु मगर मान लीजिए कि अगर कंपनी ऐसी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें मत करना। ठीक है, तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भी सेक्शन लगेगा। हाँ, क्या कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिसमें 2 डायरेक्टर हो? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 2। तो अगर प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसमें 2 ही डायरेक्टर होंगे, तो क्या CSR कमेटी में 2 ही डायरेक्टर हो सकते हैं? यस। और अदरवाइज अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी की बात करूं, तो वहां पे कितने होने चाहिए? कम से कम 3 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में 2 भी हो सकते हैं, बात अभी आगे चल के लिखी जाएगी। फिलहाल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, शैल हैव इट CSR कमेटी विद 2 और मोर डायरेक्टर। चले, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किन किन कंपनियों में अपॉइंट होते हैं, ये अपनी नॉलेज के लिए वैसे संभाल लेना, शायद पूछ ले वो। पहली बात तो लिस्टेड कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते ही होते हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनियों में। और इसके अलावा बाकी बची पब्लिक कंपनियों में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं, बाकी बची पब्लिक कंपनियों में भी, प्रोवाइडेड अगर 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए। वो क्या? इन पब्लिक कंपनियों में पेड अप कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, या फिर इनकी टर्नओवर कितनी है? 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, या फिर इनकी जो एग्रीगेट लोन, बोरोइंग, डिपॉजिट्स वगैरह हैं वो कितने हैं? 50 करोड़ से ज्यादा। तो अगर इन 3 में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाती है, तो फिर इन कंपनियों पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना पड़ता है। उसके बाद अब हम आते हैं, क्योंकि नेटवर्थ की एक कंडीशन आई है, तो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रखना, ओनली फ्री रिजर्व्स नहीं, पूरा रिजर्व एंड सरप्लस, परंतु कुछ चीजें माइनस की जाएंगी। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व कंसीडर्ड कभी नहीं होता, माइनस किया जाएगा। कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, जब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ है, ये सारे माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, चलिए जी। फिर अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जिसपे एग्जाम में परेशान करने वाला क्वेश्चन वो बना सकता है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने बनाया है विद द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि जो भी आपने प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज किया है वो नेट प्रॉफिट उठा लो, बट इट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। बट इसमें कुछ चीजें नहीं आएंगी। कैसे? कौन कौन नहीं आएंगी? पहला, any profit arising from any overseas branch or the branches of the company। यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम द ब्रांच अगर मान लीजिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड हो रहा है, तो उसे इंक्लूड मत करना, वेदर ऑपरेटेड एज अ सेपरेट कंपनी और अदरवाइज, मतलब उसे नेट प्रॉफिट का पार्ट मत बनाना जो कि प्रॉफिट अराइजिंग है फ्रॉम द ओवरसीज ब्रांचेस। तो मतलब जो ओवरसीज से प्रॉफिट हो रहा है उसमें से क्यों CSR करोगे? क्योंकि उस पर तो शायद विदेशों में भी पे करना पड़ेगा ना। दूसरा, कोई भी डिविडेंड जो आपको रिसीव हुआ है बाकी कंपनियों से, वो भी आपके नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। आगे फिर कहता है क्या फॉरेन कंपनी के ऊपर भी ये सेक्शन लगेगा? यस, फॉरेन कंपनी को भी अपने इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में ये सेक्शन लगाना पड़ेगा। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिस्क्लोजर बाय द बोर्ड्स रिपोर्ट। डिस्क्लोजर बाय द बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या आता है? अभी 134 में हमने कहा CSR कमेटी वगैरह की पूरी इंफॉर्मेशन, पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी आती है। और अब आते हैं रेलेवेंट पॉइंट पे एक और, ड्यूटीज ऑफ द CSR कमेटी। हाँ जी, ये पूरा पॉइंट रेलेवेंट है काफी। CSR कमेटी की ड्यूटी क्या है? सबसे पहले CSR कमेटी जो बनाई गई थी उसकी ड्यूटी है एक CSR पॉलिसी तैयार करना, और पॉलिसी तैयार करके उसे रिकमेंड करना किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जब आप पॉलिसी तैयार करोगे तो ध्यान रखना उसके अंदर क्या इंक्लूड करोगे कि हम पॉवर्टी रिमूव करना चाहते हैं, हम एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, हम हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं। मतलब कोई भी जो एक्टिविटी आप उठाएंगे वो शेड्यूल 7 के मुताबिक होनी चाहिए, एक बात का ध्यान रखना। तो आपने अब CSR पॉलिसी बनाई, पॉलिसी के अंदर आप बताना कि पॉवर्टी पे कितना खर्चा, हेल्थ पे कितना खर्चा और एजुकेशन पे कितना खर्चा। मतलब उसके लिए रिकमेंड भी कर दीजिएगा अमाउंट, हर जो आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं उस पर कितना अमाउंट होगा ये भी बता दीजिएगा।
एंड आपका काम एक और भी है कि जो CSR जो भी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो उसकी मॉनिटरिंग करना भी आप ही का काम होगा। ऐसा नहीं कि पॉलिसी बनाई और उसे छोड़ दिया लावारिस, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि CSR पॉलिसी बनाओगे तो CSR पॉलिसी में आपको कुछ एक्शन प्लान भी देना पड़ेगा। क्या एक्शन प्लान देना पड़ेगा CSR पॉलिसी के रिलेशन में? फॉर एग्जाम्पल, the list of the CSR project or program that are approved to be undertaken, जो कि शेड्यूल 7 में मेंशन है। यानी कि CSR पॉलिसी बनाते हुए बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का, कि जो भी आप काम करने जा रहे हो वो शेड्यूल 7 में दिए गए होने चाहिए, उन्हीं के मुताबिक करना है आपने। दूसरा, ये भी बताओगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि आप इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, गाँव में जाओगे या फिर स्कूल को, शहरों में बच्चों को बुलाओगे, किस तरीके से। मॉडलिटी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, हाँ जी, किस तरीके से खर्चा स्पेंड करने वाले हो, एक एक चीज का ब्रेकअप दीजिए रिपोर्ट की। या फिर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जो खर्चा हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। फिर अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर इम्पैक्ट असेसमेंट का सेक्शन लग रहा है, प्रोविजन लग रहे हैं, आपको जरूरत महसूस हो रही है, तो इम्पैक्ट असेसमेंट भी आपको करवाना पड़ेगा। ठीक हो गई इतनी बात? तो ये सब CSR पॉलिसी का कंटेंट है। पहली बात, पॉलिसी शेड्यूल 7 के मुताबिक होनी चाहिए। दूसरा, किस तरीके से प्रोजेक्ट का आपने एग्जीक्यूशन करना है ये पॉलिसी के अंदर बताओ। तीसरा, मॉडलिटी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो हो रहा है उसका जस्टिफिकेशन आपको देना है। मॉनिटरिंग किस तरीके से करोगे ये बताना है। एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर आपके ऊपर लग रहा है तो फिर इम्पैक्ट असेसमेंट भी आपको करवाना है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड की। देखो जी, CSR कमेटी का काम था CSR की पॉलिसी बनाना और पॉलिसी बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड कर देना। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का यहां पर काम शुरू होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा कि वो जो रिकमेंडेशन CSR कमेटी ने दी है ना, उसके बेसिस पर वो CSR की पॉलिसी को अप्रूव करेगा। अप्रूव करते ही बोर्ड का काम खत्म नहीं होता, बोर्ड का काम मॉनिटरिंग करना भी है। मॉनिटरिंग CSR पॉलिसी भी करेगी और मॉनिटरिंग ये भी करेगा बोर्ड टू इंश्योर दैट जो एक्टिविटी इंक्लूड की गई है पॉलिसी में वो सही में अंडरटेकन भी की जा रही है कि नहीं। दिस शैल, हु शैल इंश्योर दिस, द बोर्ड शैल आल्सो इंश्योर दिस, कि CSR कमेटी तो करेगी इंश्योर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इन चीजों को इंश्योर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दो काम है। उसके बाद सवाल उठा CSR पे कितना अमाउंट स्पेंड करना है। देखो जी, जो कंपनियां कवर्ड हो रही हैं CSR के अंदर, उन्हें क्या करना है, कम से कम 2%, कम से कम 2% स्पेंड करना है। 2% किसका? ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज उठाओ, स्टेप नंबर 1, और उसका 2% उठा के कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कहां पर? CSR के प्रति। ठीक है जी, चलिए। परंतु अगर कंपनी का जन्म हुए अभी 3 साल हुए नहीं, तो जितने भी हुए हैं उन सबका एवरेज उठा लो। ठीक है जी। आगे, जब भी कंपनी आप CSR की तरफ खर्चा करोगे तो एक बात ध्यान रखना, आपको लोकल एरिया को प्रेफरेंस देनी है। अच्छा, लोकल एरिया का मतलब ना ब्रॉडर सेंस में लिया जाना चाहिए। ब्रॉडर सेंस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की बात करूं, अगर टाटा मोटर्स का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है मान लीजिए मुंबई के अंदर, और कंपनी के ब्रांच ऑफिस हैं 20 जगह पर, तो लोकल एरिया क्या होगा? वो 20 जगह हैं, 20 शहर या 20 स्टेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी, सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द CSR एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, खादी ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग वाले जब अपना खादी बेचते हैं, तो वो जब खादी बेचते हैं तो फिर उनसे क्या होता है, जो प्रॉफिट जनरेट होता है CSR एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, इसमें क्या है, तो जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट का क्या होगा? क्या वो बिजनेस में डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं? हो ही नहीं सकता। तो फिर तो एनी सरप्लस प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द CSR प्रॉफिट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। वो ध्यान रखना, बिजनेस प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे दोबारा से प्लफ बैक करना पड़ेगा इन द सेम प्रोजेक्ट। जो आप कोई प्रोजेक्ट CSR के लिए चला रहे हो उसी के अंदर उसे इंक्लूड कर दो, या फिर एक अनस्पेंड CSR अकाउंट होगा, उस अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देना, या फिर एक स्पेशल फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा एज पर द शेड्यूल 7, उस फंड में उसे ट्रांसफर कर देना। तो जो भी सरप्लस अराइज हुआ है CSR एक्टिविटी से 3 यूजेस हैं। पहला यूज, प्लफ बैक कर दो उसे, प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर दो उसे। फिर दूसरा, एक स्पेशल अकाउंट शेड्यूल 7 में दिया गया है वहां पर, फिर अनस्पेंड CSR अकाउंट की तरफ इसे ट्रांसफर कर दो। कितने टाइम के अंदर अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द
फाइनेंशियल ईयर, जो कि सरप्लस अराइज हुआ है कहां से, CSR एक्टिविटीज से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेयर द कंपनी हैज स्पेंड इन एक्सेस, अगर कंपनी ने ज्यादा स्पेंड कर दिया तो क्या होगा, और अगर कंपनी ने कम स्पेंड किया तो क्या होगा। चलिए इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, यहां से चार्ट से सारा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अगर मान लीजिए कंपनी ने लेस स्पेंड किया है, यानी कि 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट बनता था 10 करोड़, कंपनी ने स्पेंड किया 4 करोड़, 6 करोड़ स्पेंड कम किया है, तो फिर अब दो केसेस हो सकते हैं। शायद कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो और शायद कोई प्रोजेक्ट ना हो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी वृद्धाश्रम वगैरह बना रही है, अनाथाश्रम वगैरह बना रही है, जिसमें पहले साल में खर्चा कम हुआ तो स्पेंडिंग कम हुई, बट अगले साल में ज्यादा होनी है। तो फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो विद इन 30 डेज आप एक काम करो, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है विद इन 30 डेज आप इसे ट्रांसफर कर दो किसको, एक स्पेशल अकाउंट को, जिसे आप कहोगे अनस्पेंड CSR अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर, स्पेशल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। अब इस अमाउंट को आपको यूज करना है कब तक, 3 साल के अंदर अंदर। ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसकी डेफिनेशन है ऐसे प्रोजेक्ट जो कि मैक्सिमम 3 साल में खत्म होने होते हैं, तो इसे 3 साल के अंदर इसको आपको खर्च करना है। परंतु अगर आप इस 3 साल के अंदर इस अमाउंट को खर्च नहीं कर पाए तो फिर आपको ये अमाउंट ट्रांसफर कर देना चाहिए, वो जो शेड्यूल 7 का फंड है ना, वहां पर ट्रांसफर कर देना चाहिए, फिर उस फंड में उठा के ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी, चलिए। परंतु मैं कहता हूं कि अगर कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपका नहीं चल रहा है तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर, कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये भी फाइनेंशियल ईयर के एंड से देखा जाएगा और ये भी फाइनेंशियल ईयर के एंड से देखा जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसको उठा के ट्रांसफर कर दीजिए, वो जो शेड्यूल 7 का जो फंड है ना वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चल सकते हैं। तो दोबारा से रिकॉल करवाता हूं, देखो जी, अगर कंपनी ने कम स्पेंड किया है, स्पेंड ज्यादा करना था, स्पेंड कम किया है, दो केसेस बन सकते हैं। अगर कंपनी का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसे स्पेशल अनस्पेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट दैट इज अनस्पेंड CSR अकाउंट। फिर वहां पर 3 साल तक उसे खर्च कर दो, अगर 3 साल में नहीं खर्च कर पाए तो फिर उठा के इस फंड को ट्रांसफर कर देना है, एक जो फंड जो कि आपने शेड्यूल 7 के अनुसार बनाया हुआ है। और यहां पर कितने टाइम में आपको ट्रांसफर कर देना है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, 3 ईयर की एक्सपायरी के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, परंतु अगर आपका कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसे शेड्यूल 7 के उस फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। परंतु अगर कंपनी ने ज्यादा स्पेंड कर दिया है, यानी कि जितना रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा स्पेंड किया है, तो एक्सेस अमाउंट को अगले साल के लिए सेट ऑफ कर सकते हो। कब तक, अगले 3 फाइनेंशियल ईयर तक, अगले 3 ईयर्स तक आप इस अमाउंट को जो आपने एक्सेस स्पेंड किया है ना, इसे यूटिलाइज कर सकते हो सेट ऑफ करने के लिए। फिर हमारे पास पेनल्टीज भी हैं। अब पेनल्टी मैं कहूंगा कर लेना अगर हो जाए तो। पेनल्टी किस बात पे है, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 के नॉन कंप्लायंस पे, मतलब केवल इस बात पे है कि अगर आपने कम स्पेंड किया तो ट्रांसफर किया कि नहीं, ज्यादा स्पेंड और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के कारण कम स्पेंड किया, या प्रोजेक्ट नहीं था तब कम स्पेंड किया, तो मतलब इसी पॉइंट के ऊपर पेनल्टी है। तो सुनना जी, अगर मान लीजिए आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं था, तो क्या करना चाहिए, आपके ऊपर फाइन लगना चाहिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके ऊपर फाइन कितना लगेगा, अगर आप कंपनी है तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। यानी कि अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं था तो आपको शेड्यूल 7 के अकाउंट में भेजना था, नहीं भेजा तो 2 टाइम्स की पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था तो फिर ये जो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। ठीक है जी। और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो कंपनी के एंगल से पेनल्टी कितनी लगेगी, दोबारा देखिएगा एक बार, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो 2 टाइम्स ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द शेड्यूल 7 अकाउंट, और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स उसके साथ है, 2 टाइम्स ऑफ द अनस्पेंड अमाउंट, अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स,
और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी कितनी है? 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द स्पेशल अकाउंट CSR अकाउंट, और 2 लाख विच एवर इज लेस। ये आपके ऊपर पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे फिर एग्जम्पशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द CSR कमिटी, नया पॉइंट है, आ सकता है, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड, जो 2% आ रहा है ना ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, अगर वो 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, अप टू 50 लाख रुपीज है, तो फिर आप CSR कमिटी भी बनाओगे, उसमें 3 डायरेक्टर आएंगे कम से कम, वो डायरेक्टर आने जाने के खर्चे मांगेंगे, उनके खर्चों में इतना पैसा निकल जाएगा, तो फिर हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। एक काम करो, अगर मान लीजिए 2% जो अमाउंट आता है वो केवल 50 लाख रुपए तक है, तो फिर आपको CSR कमेटी बनाने की ही जरूरत नहीं है, और ये जो फंक्शन CSR कमेटी का है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद निभाएगा। लॉ मेकर चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा समाज के कामों में लगे रादर देन इन ऊटपटांग सैलरियों के, ठीक है। चलिए जी, अब हम रूल से रिलेटेड बातें कर लेते हैं कि CSR में क्या क्या आता है, मीनिंग ऑफ CSR। लॉ कहता है इट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। हाँ जी, इसमें कुछ काम नहीं आते हैं। कैसे? पहली बात, हर वो काम जो कंपनी अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के रूप में कर रही है वो CSR का पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, खादी ग्रामोद्योग वाले अगर खादी का ही काम कर रहे हैं तो वो CSR का पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी चैरिटेबल काम करती है और वो CSR में भी चैरिटेबल काम वही वाला कर रही है तो वो CSR का पार्ट नहीं होगा। यानी कि आपका जो भी आपका रूटीन नॉर्मल कंडक्ट कर रहे हो उससे अलग कुछ करना तो वही CSR का पार्ट होगा। अदरवाइज बिजनेस एक्सपेंसेस और ये वाला एक्सपेंसेस में सेग्रीगेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। बट एक एग्जम्पशन है, वो एग्जम्पशन क्या है कि वो कंपनियां जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी हुई हैं, किस चीज के, कोविड-19 की वैक्सीन के, उन लोगों को कहा गया कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड 22-23 आपका जो खर्च, आपका जो रिसर्च वगैरह में लगे हुए आप जो कोविड, तो हम आपके खर्चे को ही इसका CSR का पार्ट मान के चलेंगे, प्रोवाइडेड ये जो आपने एक्टिविटी की है, ये शर्त ये है हमारी कि किसके साथ में मिलके की है आपने, ये किसी ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अनुसार, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर की है, मतलब किसी इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि शेड्यूल 7 में मेंशन है उनके कोलेबोरेशन में की है, और इस एक्टिविटी को आपने सेपरेटली एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज भी किया है। बहुत ज्यादा रेलेवेंट मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि अब 22-23 निकल चुका है, कोविड पुरानी बात हो चुकी है, इसलिए। चलिए, तो एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परस्यूएंस ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस CSR का पार्ट नहीं होंगी। सेकेंड पार्ट, देखो जी, ऐसा है, आप CSR एक्टिविटी कर रहे हो विदेशों में, ऐसी बात ये कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि CSR एक्टिविटी अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हो तो फिर वो हम उसे कंसीडर्ड नहीं करेंगे, मगर हाँ एक चीज अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हो कंसीडर्ड करेंगे। वो क्या? अगर मान लीजिए इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल की ट्रेनिंग आप विदेशों में करवाते हो तो उसे, जैसे कि वो हमें ना, वो जो हमारे भाला फेंक वाले हैं, क्या है, चोपड़ा जी जिनका नाम है, तो उनको कंपनी स्पॉन्सर करती है ना। चलिए, फिर अगर मान लीजिए आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हो, ये CSR का काम नहीं, ये CSR में नहीं आएगा। कोई भी एक्टिविटी जो केवल आपके एम्प्लॉयज के लिए आप कर रहे हो ये भी CSR में नहीं आएगा। फिर अगर कोई भी एक्टिविटी आप ऐसी कर रही हो जहां पर आपका उद्देश्य अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाना है केवल, तो वो भी CSR में नहीं आएगा। और कोई भी एक्टिविटी जो कि आप किसी लॉ को कंप्लाई करने के लिए कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पेड़ लगा रहे हो 1000 पेड़, हालांकि ये तो CSR का पार्ट है, बट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपने पहले 100 पेड़ उखाड़े थे अपनी फैक्ट्री के लिए, और हमारा कानून है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कहता है कि जितने पेड़ उखाड़ोगे उसका 10 गुना लगाना पड़ेगा। तो 100 उखाड़े थे तो 1000 लगा रहे हो, तो क्या CSR का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सब CSR में नहीं आएगा, बहुत रेलेवेंट है, ध्यान रखना। ये 6 की 6 एक्टिविटी जो CSR में नहीं आएंगी। पहला, जो आपका नॉर्मल रूटीन बिजनेस है CSR में नहीं आएगा। इंडिया के बाहर अगर कुछ कर रहे हो नहीं आएगा, मगर स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग करवा रहे हो वो आएगा। पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगा, केवल एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं आएगा। फिर अगर मार्केटिंग के लिए कोई काम कर रहे हो नहीं आएगा। फिर किसी स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हो नहीं आएगा। तो ये सब CSR का पार्ट नहीं बनेंगे। उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद ये वाला पैरा भी खास रेलेवेंट नहीं है, बट ये वाला पैरा ध्यान से देखना। हाँ जी, यहाँ रूल 3 के अंदर, रूल 3,
एवरी कंपनी, अगर मान लीजिए जैसे हमने कहा सीएसआर कब लगता है, जब आपकी नेटवर्क 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है। परंतु मान लीजिए अगर आप एक साल में तो सेटिस्फाई कर गए रिक्वायरमेंट, अगले साल वो सेटिस्फाई नहीं हो रही रिक्वायरमेंट, तो फिर अब मुझे जरूरत नहीं है। लोग कहते नहीं, रुक जा, एक बार अगर ये सेक्शन चिपक गया तो अगले 3 साल तक चिपका रहेगा, यानी कि अगले 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक तो ये सेक्शन चलेगा ही चलेगा अगर एक बार ये चिपक गया। तो यानी कि एवरी कंपनी विच सीजेस टू बी कवर्ड अंडर 135 फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, अगर 3 लगातार फाइनेंशियल ईयर तक ये सेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट, चाहे टर्नओवर हो या फिर नेटवर्थ हो या नेट प्रॉफिट पूरा नहीं हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि जा जा सिमरन जा, अब तुझे सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें प्रोविजंस भी कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब तक कि तुम दोबारा इस क्राइटेरिया को मीट ना कर दो। ठीक है जी। उसके बाद सीएसआर एक्टिविटीज किस तरीके से ली जा सकती है, मतलब आप अगर सीएसआर में फंक्शन करना चाहते हो तो किस तरीके से सीएसआर के फंक्शंस आप कर सकते हो, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो आप सीएसआर में करना चाह रहे हो वो किस तरीके से अंडरटेक कर सकते हो। तो हमारा लॉ कहता है कि बोर्ड शैल इंश्योर कि जो सीएसआर एक्टिविटीज है दे आर अंडरटेकन बाय द कंपनी, या तो खुद कर सकती है, इंडिविजुअली कंपनी कर सकती है, या फिर औरों के साथ मिलकर कर सकती है। कैसे? देखो जी, या तो खुद कंपनी खोलो थ्रू ओन कंपनी आप कर सकते हो, या फिर अदर कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंटली कर सकते हो। किस मोड में कर सकते हो? 3 ही मोड हैं जिसमें समाज की सेवा कर सकते हो, या तो सेक्शन 8 कंपनी, या तो सोसाइटी, या तो ट्रस्ट, बस 3 ही मोड है भाई साहब। हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी, पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी। आप एक काम भी कर सकते हो, और वो क्या कि किसी ऐसी संस्था के थ्रू दे दो, मतलब अपना पैसा उसको दे दो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। अब इसके लिए ढूंढना पड़ेगा आपको कि कोई ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हो। तीसरा, अगर आप इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते और किसी और कंपनी को ही देना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेक्शन 8 कंपनी देख लीजिएगा, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी, मगर यहां पर एक कंडीशन लग गई, वो क्या कि उसका कम से कम ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। इन एक्टिविटीज को करने में कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट वगैरह में ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, अगर आप इन्वॉल्व हो तो भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बट आप इन्वॉल्व नहीं हो, किसी और को ही दे रहे हो अदर देन गवर्नमेंट को, तो कम से कम उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो या फिर सोसाइटी हो। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि देखो जी, कोई भी कंपनी अगर कोई सीएसआर एक्टिविटी अंडरटेक करना चाहती है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 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 अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जो कि सीएसआर में काम करना चाहती है उसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नहीं है ये इंपॉर्टेंट, बस एक बात ध्यान रख लेना कि एमसीक्यू पर्पस से आ जाए तो संभाल लेना। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे? लॉ कहता है जी, हर वो एंटिटी जो कि सीएसआर एक्टिविटी करना चाहती है पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। कैसे? फॉर्म नंबर CSR 1 भर के जमा कराएगी। ठीक है जी, चले। CSR 1 भरेगा कौन? एंटिटी। ऑनलाइन जमा होगा, मगर पहले इसे वेरीफाई किया जाएगा किसी CA, CS या CMA के द्वारा। जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा सिस्टम में से ही। ठीक है जी, आगे। अ कंपनी में एंगेज, कंपनी क्या कर सकती है? किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय कर सकती है अपने साथ में, कि देख लीजिए कि जो हम पॉलिसी बना रहे हैं, जो हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सब ठीक चल रही है कि नहीं। इसके अलावा कंपनी कोलैबोरेट कर सकती है सीएसआर एक्टिविटी के लिए बाकी कंपनीज के साथ में भी। ये पैरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। आगे 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 ये सारा पैरा छोड़ सकते हो, ये वाला केवल एक बात ध्यान रख लेना। सीएसआर फॉर्म जमा किया जाता है, फॉर्म नंबर है CSR 1, ऑनलाइन जब जमा किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं CSR कमिटी के ऊपर। हाँ जी, ये रेलेवेंट कमिटी का पैराग्राफ सुनना जी। पहली बात कहता है जी, अगर कोई कंपनी कवर्ड है 135(1) में, परंतु मान लीजिए उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशंस में वो फॉल नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा? उसकी CSR कमेटी में कितने लोग होंगे? 3, मगर उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी जिसमें केवल 2 ही डायरेक्टर होंगे, तो उसकी CSR कमेटी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 2 सच डायरेक्टर।
फॉरेन कंपनीज में सीएसआर शेल कंप्राइज कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, जिनमें एक व्यक्ति तो वो होना चाहिए जो वो ऑथराइज पर्सन है, जिसकी डिटेल आपने सेक्शन 380 में दी है फॉरेन कंपनी के केस में, प्लस अनदर पर्सन क्या होना चाहिए, कोई भी जिसे नॉमिनेट करेगी फॉरेन कंपनी। ये रेलेवेंट है, ध्यान रखना। आगे फिर कहता है जी सीएसआर कमेटी का रोल क्या है। रोल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये रूल्स में भी लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी डिस्कस है, तो इस पे दिमाग दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वापस आइएगा, हाँ जी। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सीएसआर पे जितना खर्चा है 10 करोड़ का 2% बनता है ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट 10 करोड़। अब 10 करोड़ में से 8 करोड़ पता लगा आपने एडमिनिस्ट्रेशन में उड़ा दिया, ऑफिस के खर्चे, मैनेजमेंट के खर्चे ना, लॉ कहता है फालतू की बातें नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह जो है वो मैक्सिमम हो सकती है 5%। 5% किसका? 5% ऑफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर जो करंट फाइनेंशियल ईयर में करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 करोड़ का खर्चा करना है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट बन रहा है 10 करोड़, तो उस 10 का 5% ले लो, कितना? 50 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकती है बस। बाकी 9.5 करोड़ आपको जेन्युइन कामों पे स्पेंड करना ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसके बाद एनी सरप्लस जो होगा, ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं सरप्लस की भी। फिर अगर कम स्पेंड किया उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। बाकी सारा पैराग्राफ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहां पर भी। रूल नंबर 7 के अंदर ऑलरेडी हम रूल नंबर 7 पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट समझने वाली थी, बाकी सारा डिस्कस हो चुका है। अब ये ध्यान रखना, यहां पे एक रेलेवेंट पॉइंट आया है, क्या सीएसआर के अमाउंट को स्पेंड करके ऐसा हो सकता है कि कंपनी कोई कैपिटल एसेट्स एक्वायर कर ले? यस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर क्या सीएसआर का खर्चा करके कंपनी कोई कैपिटल एसेट भी एक्वायर कर सकती है? कर सकती है, परंतु एक शर्त है, वो क्या? कि ये जो कैपिटल एसेट की ओनरशिप है ये आपको किसको देनी पड़ेगी? किसी पब्लिक अथॉरिटी को, या फिर जो सीएसआर प्रोजेक्ट में बेनिफिशियरी हैं, जिनके उद्देश्य के लिए आपने सीएसआर प्रोजेक्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल वृद्धाश्रम, फॉर एग्जांपल अनाथ आश्रम, उनको देनी पड़ेगी। या फिर किसी ऐसी कंपनी को जो कि सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर कोई पब्लिक ट्रस्ट या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्ट जो है वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, तो उनके नाम पर ये कैपिटल एसेट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए आगे। फिर कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बाय द कंपनी प्रायर टू दीज रूल, ट्रांजिशन फेज था, जरूरत नहीं है याद करने की इसे। और आगे बढ़ते हैं, सीएसआर की रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सीएसआर की रिपोर्ट आनी चाहिए। सिमिलरली फॉरेन कंपनी के अंदर भी रिपोर्टिंग ऑन सीएसआर होनी चाहिए, मगर मेरे लिए रेलेवेंट है ये इंपैक्ट असेसमेंट, ध्यान रखना, मेरे लिए ये रेलेवेंट है बहुत ज्यादा, इंपैक्ट असेसमेंट की बात। इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो मैं सीएसआर में खर्चा कर रहा हूं, जो मैं सीएसआर में काम कर रहा हूं, क्या उससे समाज का भला हो रहा है या नहीं हो रहा? इस रिजल्ट का एनालिसिस करना इज कॉल्ड एज इंपैक्ट असेसमेंट। अब इंपैक्ट असेसमेंट करना कंपलसरी है, हां, अगर आप सर्टेन लिमिट को टच करते हैं। वो टच करने वाली लिमिट क्या है? कि अगर आपने पिछले 3 साल में जो सीएसआर पे खर्चा है, वो आपका जो पिछले 3 साल का खर्चा है वो कितना है? 10 करोड़ रुपए पिछले 3 साल का अगर ये खर्चा हुआ है, तो शेल कंपलसरी है कि आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपॉइंट करेंगे और उससे इंपैक्ट असेसमेंट करवाएंगे, सभी खर्चों का नहीं, केवल उन खर्चों का जहां पर आपने कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च किया है। प्लस ये इंपैक्ट असेसमेंट उस खर्चे के लिए होगा जिस खर्चे को किए हुए आपको 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो बहुत सारी कंडीशन है। पहली बात, इंपैक्ट असेसमेंट कंपलसरी है अगर आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर पिछले 3 साल में 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। इंपैक्ट असेसमेंट उन खर्चों का होगा जहां आपने कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। इंपैक्ट असेसमेंट उन खर्चों का या उन एक्टिविटीज का होगा जिसे किए हुए कम से कम 1 साल हो चुका है, यानी कि 1 साल पहले किए गए कामों का फिर इंपैक्ट असेसमेंट होगा कि क्या फायदा मिला समाज को। ठीक है, अगली बात, इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट भी प्लेस की जाएगी बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्लस एनुअल रिपोर्ट ऑन द सीएसआर का पार्ट बनेगी ये वाली रिपोर्ट भी। आगे अगली बात, अब इंपैक्ट असेसमेंट पे खर्चा भी होना है, ठीक है। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था 5%, ये उसके अलावा है।
कंपनी अंडरटेकिंग इंपैक्ट असेसमेंट एक्सपेंडिचर बुक कर सकती है टुवर्ड्स द सीएसआर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, जो किसी भी हालत में 2% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर उस ईयर के, और 50 लाख विच एवर इज हायर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना 2% ऑफ जो भी सीएसआर का एक्सपेंडिचर है उस ईयर का, और 50 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा खर्चा इंपैक्ट असेसमेंट पे नहीं होगा। तो इंपैक्ट असेसमेंट का पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी वगैरह अपनी बोर्ड रिपोर्ट में 134 के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट भी रूल नंबर 10 भी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फिर शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज वगैरह दी गई हैं। हाँ जी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इन एक्टिविटीज वगैरह को याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, तो ये था आपका पूरे का पूरा सेक्शन 135। अब हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सेक्शन 136। चलो जी 136 पर आते हैं। तो चलो जी आगे की कथा शुरू करते हैं। अगला सेक्शन मेरा आता है सेक्शन 136। सब सेक्शन 136 किस बारे में बात करता है? ये कहता है राइट ऑफ द मेंबर्स टू हैव अ कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिटर्स रिपोर्ट प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है ये मेंबर्स तक भेजनी पड़ेगी। हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो नोटिस ऑफ मीटिंग है ना सेक्शन 101 में, तो उसके साथ में जैसे वो 21 दिन पहले जाता है तो ये भी 21 दिन पहले जाएगी। तो यानी कि एक तरीके के नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ में ये भी पहुंचा दी जाती है। तो ये किस किस को पहुंचाई जाती है? मेंबर्स को पहुंचाई जाती है। फिर हर एक उस व्यक्ति जिसको नोटिस ऑफ द मीटिंग जाता है उसको भी जाती है। इसके अलावा डिबेंचर ट्रस्टीज के पास भी जाती है। ठीक है जी, चलिए। तो वही लिखा हुआ है कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, every other document required to be annexed or attached to the financial statement like board report हर मेंबर को भेजी जाएगी, ट्रस्टीज ऑफ द डिबेंचर को भेजी जाएगी, और हर वो व्यक्ति जिसे नोटिस ऑफ द मीटिंग जाता है उसे भी भेजी जाएगी कम से कम 21 दिन पहले। अच्छा फिर क्या ये पॉसिबल है कि शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो जाए? यस, वेरी मच पॉसिबल। तो फिर हमने शॉर्टर नोटिस पढ़ा था प्रोवाइजो टू 101 में, तो वहां पर शॉर्टर नोटिस के लिए कंसेंट चाहिए होती है। सिमिलरली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 21 दिन से कम के डिफरेंस पे जा रही है तो आपको पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट कितनी लेनी पड़ेगी? अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो फिर आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी मेजॉरिटी जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कम से कम 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। परंतु अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वालों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो अगेन बिल्कुल नोटिस ऑफ द मीटिंग जैसे ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिस्टेड कंपनी के बारे में लॉ कहता है थोड़ा अलग प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी के केस में अगर मैंने कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी के सभी मेंबर्स को भेजनी पड़ेगी तो भाई साहब लाखों की संख्या में पेड़ कटेंगे। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी रिलायंस जैसी कंपनियां जो हैं उनकी 500 पेज की तो एनुअल रिपोर्ट होती है। अगर उनकी बोर्ड ऑफ इतने डिस्क्लोजर आते हैं तो फिर अगर ये लिस्टेड कंपनियां भेजना शुरू कर दें, लाखों लाखों इनके मेंबर और सैकड़ों पेजेस हैं, तो फिर तो काम हो गया। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि लिस्टेड कंपनी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से लिस्टेड कंपनियां क्या कर सकती हैं? लिस्टेड कंपनियां अपने ये जो सारी स्टेटमेंट वगैरह हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करा सकती हैं। कहां पर? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे वर्किंग आवर्स में फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग। तो मीटिंग से पहले 21 दिन पहले वर्किंग आवर्स के अंदर कोई भी आकर इंस्पेक्शन करना चाहे तो कर सकता है। और ये एक स्टेटमेंट भेज देंगे एओसी 3 के अंदर जिसमें सैलेंट यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर होंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। वो 5-7 पेज की स्टेटमेंट होती है, बस ये भेज देना। ठीक है, यही स्टेटमेंट बस हर मेंबर को भेज देना, ट्रस्टी को भेज देना और बाकी लोगों को भी भेज देना 21 दिन पहले बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। अब आप कह सकते हो कि सर नहीं ऐसे तो मतलब कंपनी मुंबई की है तो मुझे मुंबई जाके इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, मुझे सैलेंट फीचर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? तो फिर इसके लिए एक बना हुआ है रूल नंबर 11 जो बात करता है। रूल नंबर 11 क्या बात करता है? आइएगा रूल नंबर 11 पे क्या देखता है। हाँ जी, ये देखिएगा रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या बात करता है? रूल नंबर 11 लो जी, मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्टेन केसेस। देखो जी ऐसा है, लॉ कहता है एक काम करो, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको नहीं भेजना चाहते, फिजिकल मोड में नहीं भेजना चाहते, तो आप एक काम करो, पहले तो देखो क्या आप लिस्टेड कंपनी हो या फिर
वो पब्लिक कंपनी हो जिसकी नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीस, ध्यान रखना, एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीस है। अभी तक आता था, हमने जितने भी पॉइंट्स किए हर जगह बोला जाता था नेटवर्थ और टर्नओवर, बट यहाँ पे विशेष रूप से रूल नंबर 11 में ध्यान रखना, यहाँ है नेटवर्थ एंड टर्नओवर। नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीस, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर आपके केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे भेज सकते हो? देखो जी, ऐसा है, अगर तो आपके शेयर्स डीमेट के अंदर है, अगर आपके शेयर्स डीमेट में हैं तो फिर आपके पास तो पक्की बात है डीमेट तभी खुलता है जब आज की डेट में ईमेल आईडी अकाउंट हो, तो फिर ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीडीएफ की फॉर्म में भेज देना। बट अगर डीमेट में नहीं है परंतु आपके पास फिर भी ईमेल आईडी है और मेंबर ने अपनी कंसेंट दे दी है कि मैं ईमेल आईडी से रिसीव करना चाहता हूं, तो फिर ईमेल आईडी से भेजो, मतलब पीडीएफ फॉर्म में। और अदरवाइज आपको कोई भी ऐसा मोड अपनाना पड़ेगा जो कि सेक्शन 20 के अंदर फिजिकल कॉपीज वगैरह भेजी जा सकती है, तो जो मोड सेक्शन 20 में दिया हुआ है ना, तो वो मोड अपनाना पड़ेगा। तो यानी कि अब ये बात का पंगा ही नहीं रहा कि सर लिस्टेड कंपनियां इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करवा रही हैं परंतु मैं देखना चाहता हूं तो क्या करूं, तो कोई दिक्कत नहीं, रूल नंबर 11 कंपनीज फॉलो करती हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में या तो यूआरएल का लिंक बनाकर या फिर पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास प्रोवाइड कर देती हैं। वैसे भी आप ऑनलाइन भी पीडीएफ उनकी सर्च कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम वेबसाइट का टॉपिक छेड़ा है तो आइएगा वेबसाइट पे भी आ जाते हैं। वेबसाइट के बारे में क्या कहता है लॉ, आइएगा वेबसाइट ये लिस्टेड कंपनी लॉ कहता है लिस्टेड कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डालनी होगी अगर उनकी वेबसाइट है तो। प्रोवाइडेड आल्सो, हर लिस्टेड कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि जिनकी सब्सिडरियां हैं, लिस्टेड कंपनियां जिनकी सब्सिडरियां हैं, उसको अपनी सब्सिडरी कंपनीज की भी सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स, अपनी सब्सिडरी कंपनी के भी, कंसोलिडेटेड तो आए हैं, स्टैंड अलोन भी आए हैं, बट साथ में सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स भी अपनी वेबसाइट के ऊपर डालने पड़ेंगे, सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स। बट एक बात का ध्यान रख लेना, वो क्या, कि अगर लिस्टेड कंपनी की कोई सब्सिडरी है जो कि फॉरेन सब्सिडरी है, अच्छा फॉरेन सब्सिडरी का मतलब जो विदेशों में इनकॉर्पोरेट हुई है बट हमारे यहाँ की कंपनी की सब्सिडरी है वो, फिर अगर ये फॉरेन सब्सिडरी को जिस देश में ये काम करती है उस देश के कानून के मुताबिक स्टैंड अलोन बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाने की जरूरत है, तो हम मान लेंगे कि लिस्टेड कंपनी ने लॉ कंप्लाई कर दिया अगर वो एज इट इज उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्लेस कर देती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगली बात, वैसे तो जब भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड होगी तो ऑडिटेड होंगी, परंतु मान लीजिए आपकी सब्सिडरी जिस देश में है उस देश में ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट उस कंपनी को नहीं है, तो फिर इंडियन लिस्टेड कंपनी मान लिया जाएगा कि आपने लॉ कंप्लाई कर दिया है अगर आप वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपलोड कर देते हो। अगली बात, अगर मान लीजिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंग्लिश में नहीं है तो उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन जरूर करना, मतलब जिस लैंग्वेज में है वो तो करना ही करना, साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जरूर कर देना, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पर लिस्टेड कंपनी क्या क्या आना चाहिए, आपकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस, आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके सब्सिडरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परंतु अगर फॉरेन सब्सिडरी है और वो कंसोलिडेटेड बनाती है स्टैंड अलोन नहीं तो वो कंसोलिडेटेड, आपके अगर सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी है और वो ऑडिटेड नहीं करवाती क्योंकि वहां पे कंट्री में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही प्लेस कर देना, ठीक है। चले, तो ये हुआ वेबसाइट के ऊपर प्लेसमेंट की बातें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 136 के अंदर, फिर आता है इंस्पेक्शन फैसिलिटी। देखो जी, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंस्पेक्शन फैसिलिटी देनी पड़ेगी। 128 सबसेक्शन 3 में कहा गया है इंस्पेक्शन फैसिलिटी केवल डायरेक्टर को दी जाती है, बट 128 सबसेक्शन 3 में बात की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। यहां पर मैं इंस्पेक्शन किसकी कह रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंस्पेक्शन का राइट आपको देना पड़ेगा कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कब, बिजनेस आवर्स में। अच्छा, साथ में कहता है जी प्रोवाइडेड दैट एवरी कंपनी जिसकी सब्सिडरी है उसको कॉपी ऑफ द सेपरेट ऑडिटेड या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज द केस में भी जो भी सब्सिडरी के होंगे वो भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कंपनी का कोई मेंबर यानी कि होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर अगर सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड करता है तो कंपनी को उसे सप्लाई करना पड़ेगा फिजिकल मोड में, ना रूल नंबर 11 के अनुसार, बस ध्यान रखना रूल नंबर 11 के अनुसार सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर आता है पेनल्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जम्पशन टू निधि कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट कैसे है कहता है जी ऐसा है
कि हम कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी हर एक मेंबर को भेजनी पड़ेगी। यस, तो क्या निधि कंपनीज के अंदर भी ऐसा ही कंप्लाई करना पड़ेगा? मतलब निधि कंपनी के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह की कॉपी हर एक को भेजनी पड़ेगी? लॉ कहता है नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। निधि कंपनी का कानून अलग है, यहां पर कुछ बड़े मेंबर हैं उनको तो अलग से भेजना पड़ेगा, बट जितने अदर मेंबर हैं उनको सेपरेटली भेजने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है? कहता है जैसे नोटिस ऑफ मीटिंग में निधि कंपनीज का है वैसे यहां पर भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन, ये सेक्शन निधि कंपनी पे लगेगा, डेट इन केस ऑफ अ मेंबर हु डू नॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली होल्ड शेयर्स ऑफ more than 1000 rupees in face value or more than 1% of the total paid up share capital whichever is lower। यानी कि अगर किसी मेंबर की होल्डिंग 1000 रुपए तक की नॉमिनल वैल्यू या फिर 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर विच एवर इज लोअर को एक्सीड नहीं कर रही है, यानी कि अगर मेंबर की होल्डिंग इस लिमिट को 1000 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू और 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर को अगर एक्सीड नहीं कर रही है मेंबर की होल्डिंग, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर उनको भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनकी 1000 की नॉमिनल वैल्यू और 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल को एक्सीड करेगी उनको तो इंडिविजुअली भेजना है। जिनको एक्सीड नहीं कर रही है उनके लिए इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कि आप केवल इंटीमेशन दे दीजिएगा पब्लिक नोटिस के जरिए इन द न्यूज़पेपर, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस वाले एरिया में सर्कुलेट किया जाएगा। एंड साथ में आप ये जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है ना, वो साथ में नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनी पे भी लगा दीजिएगा, एंड नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनी पे भी लगा दीजिएगा, तो इसे माना जाएगा कि आपने कंप्लायंस कर दिया है। नोटिस ऑफ मीटिंग के अंदर भी यही प्रोविजन है कि नोटिस ऑफ द मीटिंग पे किनको भेजना है? जिनके पास कंपनी के फेस वैल्यू का 1000 रुपए या फिर 1% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस से ज्यादा है, और जिसके पास कम है उनके लिए पब्लिकेशन करना है प्लस कंपनी के नोटिस बोर्ड पे लगाना है। सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी है। और आगे बढ़ते हैं जी, रूल नंबर 11 हो गया। लो जी, अब आता है हमारा सेक्शन 137। 137 क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है, अगर कंपनी जैसे ही तुम अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करोगे, तो अडॉप्ट करने के बाद विद इन 30 डेज वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे अपने रजिस्ट्रार आरओसी के पास जमा करा देना। सपोज अगर मान लीजिए पार्टिकुलर जनरल मीटिंग में वो अडॉप्ट नहीं हो पाई, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हो पाई, मेंबर्स को कुछ इश्यूज थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए थी, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप आरओसी को 30 दिन के अंदर जमा करा दीजिए। आरओसी से प्रोविजनल के रूप में लेगा। मान लीजिए एजीएम हुई, जमा नहीं हुई, एडॉप्ट नहीं हो पाई, दूसरी फिर एजीएम एडजर्न्ड हुई, फिर भी एडॉप्ट नहीं हो पाई, तीसरी में जाके अडॉप्ट हुई, तो आपको 2 प्रोविजनल प्लस 1 फाइनल 3 सबमिशन कराने हैं हर एजीएम के बाद, चाहे एडजर्न एजीएम हो, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको जमा कराना ही कराना है। ठीक है, परंतु अगर मान लीजिए एजीएम नहीं हो पाती, तो होती नहीं एजीएम, तो फिर लास्ट डेट जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी उस लास्ट डेट से प्लस 30 डेज के अंदर आपको जमा कराना है ये सब कुछ आरओसी के पास। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिखा है कॉपीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट्स है लाइक बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट, वो अडॉप्ट होने के बाद एजीएम के अंदर आपको आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर जमा करा देना है। ठीक है जी। उसके बाद लॉ कहता है फॉर्म क्या होगा फाइलिंग का? हाँ जी, फॉर्म क्या होगा? कंपनी शैल फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार, फॉर्म नंबर AOC4 और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC4 कंसोलिडेटेड CFS। ठीक है जी। आगे फिर कहता है एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं शैल फाइल विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। फॉर्म नंबर क्या होगा? AOC4, उसके आगे क्या लिखा होगा? NBFC, Ind AS, and the consolidated financial statement form number AOC4 CFS NBFC Ind AS। ध्यान रखना, केवल MCQ पर्पस से पूछे जा सकते हैं, बस और कुछ नहीं। फिर हर वो कंपनी जो कि कवर्ड होगी सेक्शन 135 में CSR के नियमों में कवर हो रही है, उसको भी क्या करना पड़ेगा? CSR की अपनी रिपोर्टिंग, कितना काम किया है, क्या काम किया है, कितना खर्चा किया है, वो सब CSR 2 के रूप में, फॉर्म नंबर CSR 2 के रूप में रजिस्ट्रार को जमा करानी पड़ेगी पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे जो CSR में काम किया है
वो AOC4 XBRL वगैरह के रूप में एज एन एडेंडम टू, मतलब आपको CSR2 के रूप में जो भी आप फॉर्म जमा कर रहे हो, चाहे AOC4 जमा कर रहे हो या AOC4 XBRL कर रहे हो, अभी इसकी चर्चा करते हैं, उनके साथ में एडिशन करके आपको देना ही देना पड़ेगा CSR की रिपोर्टिंग CSR2 के अंदर। फिर अब XBRL फॉर्मेट क्या है? देखो जी, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो जिन्हें की एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट भरना है, यानी कि ये क्या होगा, ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 137 के अंदर फाइल हो रही है उसके अलावा है या फिर उसके बदले में है। तो लॉ कहता है जी ऐसा है, फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनी शेल फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 137 ऑफ द एक्ट विद रजिस्ट्रार, वो ई फॉर्म AOC4 XBRL में फॉर्म करेंगे। यानी कि कुछ कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में फाइल होगी, इस फॉर्मेट में ही 137 का कंप्लायंस करेंगी वो, ठीक है ना। तो जो भी इस कैटेगरी की कंपनियां हैं, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जिनसे गवर्नमेंट को बहुत डिटेल में डेटा लगता है, मिलता है, और गवर्नमेंट जिसके बेसिस पर इंडस्ट्री के लिए अपनी पॉलिसीज बना सकती है। तो XBRL में किस किस को जमा कराना है? हर वो कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो उनकी इंडियन सब्सिडरी भी हो, सबको XBRL फॉर्मेट भरना है। फिर कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होगी, जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा होगी, और ऑल कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द इंड AS, उन सबको XBRL फॉर्मेट भरना पड़ेगा। बहुत विशालकाय फॉर्मेट होता है, आप चलकर अपने ऑडिट के अंदर, जब आप ऑडिट में जाओगे तो आप ये समझोगे, अपने रियल लाइफ में देखोगे इसे। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट एडॉप्टेड, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 30 दिन के अंदर जमा कराना पड़ेगा। ROC से प्रोविजनल के रूप में लेगा, जिस दिन फाइनल जमा हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर फाइनल जमा करा देना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नेक्स्ट पॉइंट, 1% कंपनी। अब 1% कंपनी की AGM तो होती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहां पे क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर आपको जमा कराना है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर। अब कंपनीज हैविंग सब्सिडरी, हाँ जी, अगर मान लीजिए कंपनी की सब्सिडरी कंपनियां हैं, तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ROC को फाइल करनी है, अलॉन्ग विद द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। परंतु अगर कोई कंपनी की ऐसी सब्सिडरी है जो कि फॉरेन सब्सिडरी है, तो फिर फॉरेन सब्सिडरी का क्या करना है आपको, उसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में फाइल करनी है, उसकी भी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है। यस, क्यों? क्योंकि उसकी कैसे होगी, अगर कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है तो इंडियन सब्सिडरी के ऊपर अलग 137 लगेगा, ठीक है ना। बट अगर कंपनी की फॉरेन सब्सिडरी है उसके ऊपर तो नहीं लग रहा 137, तो फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी को ही फाइल करना पड़ेगा। और अगर वो ऑडिटेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बेशक अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके अपलोड कर दीजिए, बट आपको फाइल जरूर करनी है, ठीक है जी। अगर AGM नहीं हुई तो जिस दिन AGM होनी चाहिए थी वहां से 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दीजिए, पेनल्टी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है मेरे पास सेक्शन 138, मतलब इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है जी? हाँ जी, देखो जी, ऐसा है, आपकी इच्छा है इंटरनल ऑडिट करना है या नहीं करना, ये कंपनी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु कुछ केसेस में इसे कंपलसरी बना दिया गया है कि आपको इंटरनल ऑडिट करवाना ही करवाना है। तो जो नॉर्मली आप ऑडिट पढ़ते हो सेक्शन 139 के अंदर, 139 से लेकर 148 तक, वो सारे के सारे सेक्शन क्या हैं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। 148 को छोड़कर 147 तक जितने भी प्रोविजन आपने पढ़े, क्योंकि 148 कॉस्ट ऑडिट है, 139 से 147 तक सारा स्टैट ऑडिट है, जिसे हम इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कहते हैं, परंतु ये इंटरनल ऑडिट है। कुछ केसेस में इंडिपेंडेंट ऑडिट में कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कंपनीज पर, और कुछ केस में ऑप्शनल है। तो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट कहां पर है, सॉरी, कंपलसरी रिक्वायरमेंट कहां कहां पर है? देखो जी, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी पेड अप कैपिटल, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, ये लास्ट ऑडिटेड देखने हैं। कब देखने हैं? लास्ट ऑडिट। सिमिलरली प्राइवेट कंपनी में पेड अप कैपिटल नहीं, टर्नओवर देखनी है। अगर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो फिर आपको इंटरनल ऑडिट करवाना ही करवाना है। आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग या फिर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, अगर किसी भी वक्त पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 100 करोड़ से ज्यादा और डिपॉजिट के केस में 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यही लिमिट 100 करोड़ वाली एप्लीकेबल है। बस 100 करोड़ वाली लिमिट जरूर देखनी है कि अगर वो 100 करोड़ से ऊपर है आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग, तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना ही करवाना है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं,
अच्छा ध्यान रखना 100 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट कंपनियों पे भी लगेगा? यस, आपको वहां पर टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग देखना है। और पब्लिक कंपनी में 4 फैक्टर हैं, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। इन 4 में से कोई भी सेटिस्फाई हो गया तो फिर आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना है। अब इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, कि कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, यस, कोई भी और प्रोफेशनल भी हो सकता है, यस। प्रोफेशनल की डेफिनेशन नहीं दी गई, मगर ये जरूर लिखा गया है अदर प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है जी। तो इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिश्तेदार भी हो सकता है। लॉ कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पूरे का पूरा अकाउंट्स ऑफ द कंपनी की रिवीजन थी। अब हम ऐसे ही अगला जो भी आपका चैप्टर है लाइक डिविडेंड या फिर डिपॉजिट्स, अब उसकी रिवीजन करेंगे और फिर हम लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो 22 से लेकर 25 तारीख तक खत्म कर देंगे सारा। 21 तारीख को प्लीज मेक श्योर टेस्ट है, आप लोगों ने जरूर देना है जो भी मुझसे पढ़े हैं। टेस्ट की चेकिंग मैं खुद आपके सामने करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।